हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन है यह उस भवन से लघुत्तम है, ऑप्शन सी है यह उस भवन से लघुत्तम है, और ऑप्शन डी यह उस भवन से लघुत्तर है, और ऑप्शन डी यह उस भवन से लघुत्तर है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि यह उस भवन से लघुत्तर है। यह उस भवन से लघुत्तर है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि आशय का पर्यायवाची शब्द है। आशय का पर्यायवाची हमको बताना है कि आशय का पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन ए है आहार, ऑप्शन बी है आंचल, ऑप्शन सी है तात्पर्य, और ऑप्शन डी है शंकर। तो आशय का पर्यायवाची क्या होगा? तो आशय का पर्यायवाची होगा तात्पर्य। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आशय का क्या होगा? तात्पर्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि आरजी नवीस शब्द है। आरजी नवीस शब्द है। तो ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी है विदेशज, ऑप्शन सी है देशज, और ऑप्शन डी है अपरिहार्य। तो आरजी नवीस शब्द कैसा शब्द है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि क्या है ये? आरजी नवीस क्या है? अपरिहार्य शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। अगला है विशेषण का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें विशेषण का एक प्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, और ऑप्शन डी है परिमाणवाचक। तो विशेषण का कौन इसमें प्रकार नहीं है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि विशेषण का प्रकार कौन नहीं है? तो ये जातिवाचक क्या है? ये विशेषण का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, द्वंद्व समास का हमको बताना है कि कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है कहा सुनी, ऑप्शन बी है पंच प्रमाण, ऑप्शन सी है बेटा बेटी, और ऑप्शन डी है चौराहा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो ये है बेटा बेटी। क्या है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन है पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, ऑप्शन बी है पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, और ऑप्शन सी है पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल है, और ऑप्शन डी अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं पहाड़ों में। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कोमल। कोमल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम है। ठीक है, कोमल का विलोम बताना है कि कोमल का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए कर्कश, ऑप्शन बी है कृपण, ऑप्शन सी है कठिन, और ऑप्शन डी है कठोर। तो कोमल का विलोम क्या होगा? तो कोमल का विलोम होता है कठोर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अपनी ही प्रशंसा करना, ऑप्शन बी है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, और ऑप्शन डी है किसी को बोलने नहीं देना, और ऑप्शन डी है दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा अपनी बनाई हुई वस्तु को, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन है जिजीविषा, ऑप्शन बी है जिज्ञासु, ऑप्शन सी है जिज्ञासा, और ऑप्शन डी है ज्ञातज्ञ। तो जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है तदुपरांत में उपसर्ग है। तदुपरांत में उपसर्ग हमको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन ए तद, ऑप्शन बी है तदुप, ऑप्शन सी है तद, और ऑप्शन डी है तत्। ठीक है, तो तदुपरांत में क्या है, कौन सा उपसर्ग लगा है इसमें? तो इसमें तत् उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? तत् प्लस उपरांत। तो उपसर्ग कौन सा होगा? तो उपसर्ग होगा तत् इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कुटुंब का तद्भव रूप है। कुटुंब का तद्भव रूप होगा। ठीक है, कुटुंब का तद्भव हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए कुटुंब,
ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है वंश और ऑप्शन डी है कुटुंबर। तो कुटुंब का तद्भव क्या होगा? तो कुटुंब का तद्भव होता है कुटुंब। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप हमको बताना है क्या होगा? तो ऑप्शन ए है यामुन, ऑप्शन बी है यामुड़, ऑप्शन सी है जम्बुल और ऑप्शन डी है जाम्बुड़। तो जामुन का तत्सम क्या होता है? तो जामुन का तत्सम होता है जम्बुल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए हमको उपयुक्त शब्द बताना है कि क्या होगा? तो ऑप्शन ए अभावग्रस्त, ऑप्शन बी है किंचन, ऑप्शन सी है दीनहीन और ऑप्शन डी है महादीन। तो जिसके पास कुछ न हो उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके पास कुछ न हो उसको हम क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है लड़ाकू में प्रत्यय है। ठीक है, लड़ाकू में हमको प्रत्यय बताना है कि लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए कु, ऑप्शन बी है अकु, ऑप्शन सी है आकू और ऑप्शन डी है डाकू। तो लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय होगा? तो लड़ाकू में क्या होगा? आकू प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए है उत्कृष्ट, ऑप्शन बी है निकृष्ट, ऑप्शन सी है घृष्ट और ऑप्शन डी है विषाद। तो इसमें विशेषण कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन इसमें विशेषण नहीं है? तो उत्कृष्ट क्या है? ये भी विशेषण है। निकृष्ट क्या है? ये भी विशेषण है। और घृष्ट क्या है? ये भी विशेषण है। विशेषण कौन नहीं होगा? तो ये निषाद क्या है? ये विशेषण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है पितृनुमति का संधि विच्छेद है। पितृनुमति का संधि विच्छेद हमको बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए पितृ प्लस अनुमति, ऑप्शन बी है पितर प्लस अनुमति, ऑप्शन सी है पितृ प्लस अनुमति और ऑप्शन डी है पितृ प्लस अनुमति। तो पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस अनुमति। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पितृ प्लस अनुमति, ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये हो जाएगी यण संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, हमको इसमें बताना है कि कौन इसमें पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए है आय, ऑप्शन बी है व्यय, ऑप्शन सी है नर और ऑप्शन डी है लहर। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो इसमें पुल्लिंग होगा हमारा व्यय। क्या है? व्यय पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से सामान्य भूतकाल का वाक्य है। निम्नलिखित में से सामान्य भूतकाल का वाक्य हमको बताना है कि कौन सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो ऑप्शन ए राम दौड़ता है, ऑप्शन बी है राम दौड़ेगा, ऑप्शन सी है राम दौड़ा और ऑप्शन डी है राम दौड़ रहा है। तो सामान्य भूतकाल का कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि राम दौड़ा, ये क्या है? ये सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची है। ठीक है, बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची को बताना है। तो ऑप्शन है आउट ऑफ स्टॉक, ऑप्शन बी आउट ऑफ ऑर्डर और ऑप्शन सी आउट ऑफ डेट और ऑप्शन डी आउट ऑफ लिमिट। ठीक है, तो बिगड़ी दशा शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या होगा? तो ये होगा आउट ऑफ ऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए दान के लिए सुपात्र न होना, ऑप्शन बी है गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, ऑप्शन सी है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना और ऑप्शन डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। कौन सा ऑप्शन? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा ली, अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। ठीक है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा ली, अर्थ के आधार पर यह वाक्य बताना है कि कैसा वाक्य है। तो ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य है, ऑप्शन बी है निषेधवाचक वाक्य है, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक वाक्य है और ऑप्शन डी है इच्छावाचक वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर हमको बताना है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा ली, ये कैसा वाक्य है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा?
ये निषेधात्मक वाक्य होगा, ठीक, निषेधवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, वाक्यांश के लिए हमको एक शब्द बताना है। सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, इसका हमको एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्षदर्शी, ऑप्शन बी है पारदर्शी, ऑप्शन सी है हस्तामलक और ऑप्शन डी है हस्त लाघव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना क्या है, इसका हमको एक शब्द बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हस्तामलक, हस्तामलक उसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थ शब्द युग्म नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अनल अनिल, ऑप्शन बी है कपाट किवाड़, ऑप्शन सी है अज अजा और ऑप्शन डी है अंत अंत्य। तो इसमें हमको बताना है कौन भिन्नार्थ शब्द युग्म नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कि कपाट और किवाड़ ये क्या है, ये भिन्नार्थ शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, कपाट क्या है? ये कपाट है तत्सम रूप है और किवाड़ उसका तद्भव रूप है। ये तत्सम है और किवाड़ क्या है? तद्भव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए औचित्य बोधक क्रिया, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष क्रिया, ऑप्शन सी है योजक क्रिया और ऑप्शन डी है अधिकार घोतक क्रिया। तो चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया होगी? तो चूड़ी अच्छी थी में थी क्या है, ये योजक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला योग ऋण शब्द है, योग ऋण शब्द है हमको बताना है कि योग ऋण शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है योद्धा, ऑप्शन बी है दशानन, ऑप्शन सी है राक्षस और ऑप्शन डी है सुर। तो योग ऋण शब्द इसमें कौन सा होगा? तो ये होगा दशानन। क्या है? ये योग ऋण शब्द है। ठीक है, दशानन क्या है? योग ऋण है। इसका क्या होता है कि 10 आनन है जिसके, अर्थात किसको बताया जा रहा है? रावण को बताया जा रहा है। 10 आनन, आनन का मतलब क्या होता है? मुख होता है। 10 आनन है जिसके, अर्थात किसको? रावण को बताया जा रहा है। ठीक है, तो योग ऋण शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। ठीक है, संसार में हमको बताना है कि कौन सी संधि है। तो ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संसार का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो संसार का संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सम प्लस सार। ठीक है, सम प्लस सार। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। तो ऑप्शन ए कबीर ग्रंथावली में, ऑप्शन बी है पद्मावत में, ऑप्शन सी है सूरसागर में और ऑप्शन डी है रामचरितमानस में। तो हीरामन सुआ का उल्लेख किस में आता है? तो हीरामन सुआ का उल्लेख किस में आता है? तो ये पद्मावत में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम शब्द बताना है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए सचल, ऑप्शन बी है चंचल, ऑप्शन सी है चेतन और ऑप्शन डी है जंगल। तो स्थावर का विलोम क्या होगा? तो स्थावर का विलोम होता है जंगम। ठीक है, जंगम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य हमको बताना है कि इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए मैं सकुशल पूर्वक पर पहुंच गया, ऑप्शन बी है माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, ऑप्शन सी आकाश बहुत ऊंचा है और ऑप्शन डी है यह खाई बहुत नीची थी, यह खाई बहुत नीची थी। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्या है? ये शुद्ध वाक्य है। अगला है, दी गई रचना
के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, उर्वशी के रचनाकार को हमको बताना है कि उर्वशी किसने लिखी है। तो ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी है निराला और ऑप्शन डी अज्ञा। तो उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ है। दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए मतलबी होना, ऑप्शन बी है सबसे अलग हो जाना, ऑप्शन सी है सन्यासी हो जाना और ऑप्शन डी है सब तरफ से पतित होना। तो दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ होगा कि सब तरफ से पतित होना, सब तरफ से पतित होना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है विश्वैक्य का संधि विच्छेद है। विश्वैक्य का संधि विच्छेद हमको बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो विश्वैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है विश्व प्लस ऐक्य, ऑप्शन बी है विश्व प्लस इक्य, ऑप्शन सी है विश्व प्लस इक्य और ऑप्शन डी है विश्व प्लस ऐक्य। तो विश्वैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा विश्व प्लस ऐक्य। ठीक है, विश्व प्लस ऐक्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये होगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? तो वृद्धि संधि। अगला है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या होती है? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 52। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या होती है 25। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था हमको बताना है। तो ऑप्शन है 1843, ऑप्शन बी है 1900 और ऑप्शन सी है 1902 और ऑप्शन डी है 1903। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1900 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और कहाँ हुआ था? तो ये काशी से आरंभ हुआ था, काशी से आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद है। ठीक है, वह कौन सा छंद है हमको बताना है। तो ऑप्शन है मालिनी, ऑप्शन बी है बरवय, ऑप्शन सी है रोला और ऑप्शन डी है इंद्र व्रजा। तो जिस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद वह छंद हमको बताना है कि वो छंद कौन सा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होता है बरवय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन है माधुरी, ऑप्शन बी है मर्यादा, ऑप्शन सी है कवि वचन सुधा और ऑप्शन डी है सरस्वती। तो भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है वाह क्या छक्का मारा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? वाह क्या छक्का मारा है, यह किस प्रकार का वाक्य है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए संदेहवाचक, ऑप्शन बी है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी है इच्छावाचक और ऑप्शन डी है संकेतवाचक। तो यहाँ पे क्या है कि वाह, यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कौन सा किस प्रकार का वाक्य हो गया? तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है स्वभावतः का अंग्रेजी पर्यायवाची है। स्वभावतः का अंग्रेजी पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए है एज अ मैटर ऑफ कोर्स, ऑप्शन सी है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और ऑप्शन डी है एज अ जनरल रूल। तो स्वभावतः का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या होगा? तो स्वभावतः का अंग्रेजी पर्यायवाची होगा एज अ मैटर ऑफ कोर्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें देशज शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है सुंदर, ऑप्शन बी है अंगूठा और ऑप्शन सी है फटाफट और ऑप्शन डी है साइकिल। तो इसमें देशज शब्द कौन सा है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें क्या है फटाफट क्या है, ये देशज शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला है निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम और अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उचित क्रम में व्यवस्थित करके और हमको बताना है कि कौन सा एक सार्थक वाक्य का वाक्य बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं एक एक करके और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए लेंगे, य ल र व। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 नंबर, जैसे वाष्प बादल कोहरा बूंद, फिर इसके बाद यह लेंगे संपूर्ण चराचर विश्व में, फिर ल लेंगे एक भावना ही परिपूर्ण है, फिर ल के बाद र लेंगे इस प्रकार जानना है प्रत्यक्ष देखना है। तो क्या है कि अब इसको हम एक साथ पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये एक सार्थक वाक्य का निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नीचे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले वो लेंगे, फिर ल य लेंगे, फिर ल लेंगे और र लेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पहला है कि जैसे वाष्प बादल कोहरा बूंद, जैसे वाष्प बादल कोहरा बूंद, फिर उसके बाद वह लेंगे वाष्प बादल कोहरा बूंद बर्फ आदि के सर्वत्र आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही के बाद यह लेंगे वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में, संपूर्ण चराचर विश्व में, फिर उसके बाद ल लेंगे विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है, भगवान ही परिपूर्ण है, फिर उसके बाद र लेंगे इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना है। ठीक है, तो इसको हम एक साथ पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सही शब्द मतलब सही वाक्य बन रहा है कि नहीं। तो जैसे वाष्प बादल कोहरा बूंद बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में, संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है, भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये क्या है, ये सार्थक क्या है शब्द वाक्य बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है कोयल शब्द का शुद्ध वर्तनीय विश्लेषण है। ठीक है, कोयल का शुद्ध वर्तनीय हमको विश्लेषण बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन है क्री प्लस ओ प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ऑप्शन बी है क प्लस ओ प्लस य प्लस अ प्लस ल। ऑप्शन सी है क प्लस ओ प्लस य प्लस अ प्लस ल और प्लस य सॉरी अ। और ऑप्शन डी है क प्लस ओ प्लस य प्लस ल प्लस अ। तो इसमें कोयल का शुद्ध वर्तनीय विश्लेषण क्या होगा, तो कोयल का शुद्ध वर्तनीय विश्लेषण होगा, अगर कोयल का एक एक करके इसका वो करेंगे तो आधा क प्लस ओ प्लस आधा य और फिर उसके बाद प्लस अ प्लस आधा ल और फिर उसके बाद अ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है हमको बताना है। तो ऑप्शन है नज तत्पुरुष, ऑप्शन बी अलोक, ऑप्शन सी है संबंध तत्पुरुष और ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वाचस्पति क्या है, संबंध तत्पुरुष का समस्त पद है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष का समस्त पद है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सेवा सदन किसका उपन्यास है, सेवा सदन किसका उपन्यास है बताना है। तो ऑप्शन है राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है प्रसाद और ऑप्शन डी है रंगे राघव। तो सेवा सदन किसका उपन्यास है, तो सेवा सदन क्या है, प्रेमचंद का उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है स्वजाति का विलोम शब्द है, स्वजाति का विलोम शब्द हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए अजाति, ऑप्शन बी है कुजाति, ऑप्शन सी है सुजाति और ऑप्शन डी है बीजाति। तो स्वजाति का विलोम क्या होगा, तो स्वजाति का विलोम होगा बीजाति। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनीय छाटिए। ठीक है, हमको इसमें से सही वर्तनीय बताना है कि वर्तनीय रूप से कौन इसमें शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन है त्रिदोष, ऑप्शन बी है त्रिदोष, ऑप्शन सी है त्रिदोष और ऑप्शन डी है श्रीदोष। तो इसमें वर्तनीय रूप से शुद्ध कौन सा है, तो इसमें वर्तनीय रूप से कौन सा शुद्ध है, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये वर्तनीय रूप से शुद्ध है। ठीक है,
अगला है कि निर्देश प्रश्न संख्या 46 से 50 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है क्योंकि वह, आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है क्योंकि वह, तो ऑप्शन ए भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है, ऑप्शन बी है विषयों का सूची पत्र तैयार कराती है, ऑप्शन सी है विषयों की सूची मात्र देती है, और ऑप्शन डी है विषयों की सूची मात्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देते हैं और गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश पढ़ के हम इसका उत्तर देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि अनुशासन बाह्य नहीं है, भीतरी नियंत्रण है। वह भीतर से बधता है, भीतर से बधना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है। वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार से कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सके। स्व को पर से पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कार सग सकते हैं। इसके लिए आत्मसंतोष और अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देता, वह सूचना मात्र ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देता, वह सिर्फ सूचना मात्र ही देता है। तो आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखता है क्योंकि वह विषयों का, ठीक है, क्योंकि वह, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वह विषयों की सूची मात्र देता है। ठीक है, क्योंकि वह सूचना मात्र ही, विषयों का सूचना मात्र ही देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह मनुष्य को मनुष्य से पूर्णतः जोड़ता है। ऑप्शन बी है स्व को पर का अनुवर्ती बनाता है, ऑप्शन सी है मनुष्य को आत्मसंतोषी और परिग्रही बनाता है, और ऑप्शन डी है व्यवहार से संस्कार दायक मापदंड प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह, ठीक है, क्योंकि वह, तो चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। क्या पे दिया है कि, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि जो हमें उच्च संस्कार दे सके, स्व को पर के पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कार संग करते हैं। इसलिए इसके लिए आत्मसंतोषी और अपरिग्रही होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आत्मसंतोषी और अपरिग्रही होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, ऑप्शन है निज से पर को अधिक महत्व दे, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है लोक से परलोक को अधिक महत्व दे, ऑप्शन सी है परावलंबन से स्वावलंबन को अधिक महत्व दे, और ऑप्शन ये पराविद्या से अपराविद्या को अधिक महत्व दे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको गद्यांश को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक ही सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिक का अर्थ है, वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चीड़ फाड़ में न साहित्य के हाथ में पड़ता है, और साहित्य, इस चीड़ फाड़ में न साहित्य हाथ में पड़ता है, न कला न धर्म, और हम परिधि पर ही चक्कर लगाते रहते हैं। आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर कुरेदता रहता है और उसके अंश को उकसाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि, ठीक है, उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि, तो ऑप्शन है निज से पर को अधिक महत्व देना, ऑप्शन बी है लोक से परलोक को अधिक महत्व देना, ऑप्शन सी है परालंबन से स्वावलंबन को अधिक महत्व देना, और ऑप्शन डी है पराविद्य से अपराविद्य को अधिक महत्व देना। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें होगा निज से पर को अधिक महत्व देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है गद्यांश में रेखांकित पद से अभिप्रेत है। ठीक है, गद्यांश में रेखांकित पद से अभिप्रेत है। ठीक है, तो ऑप्शन है मितव्ययी न होना, ऑप्शन बी है दरिद्र होना, ऑप्शन सी है धन संग्रही न होना, और ऑप्शन डी है धन लोलुप होना। ठीक है, तो चलिए हम गद्यांश में देखते हैं कि कहाँ पे गद्यांश में, तो यहाँ पे अपरिग्रहित है, यहाँ पे क्या है, ये रेखांकित है, यहाँ पे छूट गया है। तो अपरिग्रहित का क्या होगा, यहाँ पे
तो गद्यांश में क्या है, रेखांकित, रेखांकित का अभिप्रेत क्या है, तो अपरिग्रहित का क्या होगा, तो अपरिग्रहित का होगा ये धन संग्रही न होना। क्या है, धन संग्रही न होना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहम की उद्दीप्ति का मुख्य कारण उसका, आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहम की उद्दीप्ति का मुख्य कारण उसका, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए साक्षर होने पर भी निरक्षर होना, ऑप्शन बी है साक्षर होने पर भी अर्ध सभ्य होना, और ऑप्शन सी है शून्यवाद में गहन विश्वास होना, और ऑप्शन डी अंदर से अशिक्षित अशिक्षित होना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे गद्यांश में क्या है कि, यहाँ पे क्या है कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से क्या है, अशिक्षित है। ठीक है, आज का मनुष्य क्या है, भीतर से अशिक्षित है। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अंदर से अशिक्षित होना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।